प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है कोरिलेशन एनालिसिस। क्या होता है कोरिलेशन स्टूडेंट्स, किन के लिए निकाला जाता है, किस तरह से निकाला जाता है और क्या उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आज हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है स्टूडेंट्स। ठीक, बेसिकली जो कोरिलेशन है, को का मतलब होता है दो। ओके, जब हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे कहा जाता है कोरिलेशन एनालिसिस। आई रिपीट अगेन कि जब हम लोग दो वेरिएबल्स x और y मान लीजिए और उनकी कुछ वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, तो जब उनकी वैल्यूज जो होती हैं x के करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यूज होंगी स्टूडेंट्स, तो जब हम उन वैल्यूज के बीच के बिहेवियर को स्टडी करते हैं स्टूडेंट, तो उसे कहा जाता है कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, अब उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, ठीक है, इस रिलेशन की डिग्री को फाइंड करने के लिए हम लोग एक कोफिशिएंट का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, क्या मतलब है इसका कि x और y दो वेरिएबल हैं, इनके बीच में जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक कोफिशिएंट का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। वी यूज अ कोफिशिएंट जिसको कहा जाता है स्टूडेंट्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। राइट, क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और इसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल रो से। तो दिस इज द सिंबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली जो हमारे पास में x और y वेरिएबल्स हैं, ओके, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अब कोरिलेशन मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टूडेंट्स। ठीक, तो कोरिलेशन स्टूडेंट्स उसके कुछ टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। क्या टाइप्स ऑफ कोरिलेशन? क्या टाइप होते हैं स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स कोरिलेशन के जो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन। एक होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, नंबर 3 स्टूडेंट्स होता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन। एक होता है स्टूडेंट्स परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन। इसके अलावा भी कुछ टाइप होते हैं, जो मेन टाइप मैंने आपको बताया स्टूडेंट। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब x में बढ़ोतरी हो तो स्टूडेंट्स y में भी बढ़ोतरी हो। आई रिपीट, अगर x में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है तो y में भी इंक्रीमेंट होगा। जब ऐसी रिलेशनशिप होती है x और y के बीच में तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। या x नेगेटिव, x घट रहा हो तो y भी घटेगा, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव का मतलब ये मत समझिएगा कि नेगेटिव होना। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब x बढ़ेगा, मतलब x बढ़ेगा तो y जो है वो घटेगा। ठीक है ना? या और अगर x घट रहा है तो y बढ़ेगा। इसे कहा जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। एक होता है स्टूडेंट्स नो कोरिलेशन, मतलब x में कोई चेंजेस हो रहे हैं लेकिन देयर इज नो चेंज इन y, तो उसे कहा जाता है नो कोरिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है इन वेरिएबल्स के बीच में। और एक होता है स्टूडेंट्स परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब क्या कहते हैं रो की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 1 आ जाती है तो उसे कहा जाता है परफेक्ट कोरिलेशन स्टूडेंट्स। नाउ इसके अलावा एक और होता है स्टूडेंट्स लाइन कोरिलेशन। लाइन कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? लाइन कोरिलेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम x और y वेरिएबल्स जो हमें दिए हुए हैं उनको लेके ग्राफ पर हम प्लॉट करें, उन x और y को लेके, x को x एक्सिस पे ले लें, y को y एक्सिस पे ले लें, तो उनसे लगभग लाइन जैसी आकृति बन जाती है स्टूडेंट्स। ओके, तो
उन वेरिएबल्स के सेट को हम कहते हैं कि इनके बीच में लाइन कोरिलेशन, मतलब इट प्लॉट्स अ लाइन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइन कोरिलेशन। और भी कोरिलेशंस के टाइप के स्टूडेंट्स, उन्हें आप लोग बुक में देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर जस्ट कोरिलेशन से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराने के लिए उसके टाइप्स बताए। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि कोरिलेशन को मेजर करने के लिए, यानी कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास में कितने मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं, बात करते हैं मेथड्स टू फाइंड कोरिलेशन। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए। तो मेनली स्टूडेंट्स हम लोग दो मेथड जो यूजुअली यूज होता है, इसके अलावा भी मेथड्स होती हैं, लेकिन दो के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि मेनली यूज होती हैं। एक है स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसको कभी कभी कर्ल स्पेयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं बच्चों, राइट। तो एक मेथड है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की मदद से भी हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और एक दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स रैंक कोरिलेशन। इस रैंक कोरिलेशन की मदद से हम लोग जो x और y वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो रैंक्स होती हैं, उन रैंक्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड करते हैं। तो दो मेथड्स हैं बच्चों कोरिलेशन के लिए, एक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको आपने रो सिंबल भी दिया है, और एक है रैंक कोरिलेशन, उसके लिए भी रो ही सिंबल है, लेकिन ये रैंक के बीच में कोरिलेशन बताता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, पहले नंबर 1 हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर। हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर स्टूडेंट्स। तो अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टूडेंट्स, इसका सिंबल अभी अभी आपको बताया, इट्स द सिंबल इज रो, ये इसका सिंबल है स्टूडेंट्स। और अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हमारे पास में क्या फार्मूला है, किनकी मदद, कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में कुछ x डेटा पॉइंट्स है ना, x और y कुछ डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास में, ये है x1 x2 x3 x4 एंड डॉट डॉट xn, और यहाँ पर हमारे पास y1 y2 y3 एंड y4 एंड डॉट डॉट yn, कुल मिला के स्टूडेंट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स कि इन x और y डेटा के लिए अगर हमें x बार निकालना पड़े तो x बार की वैल्यू क्या होगी, तो x बार इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास में समेशन ऑफ ऑल xi डिवाइड बाय n, और अगर y बार निकालना पड़े तो इट्स समेशन ऑफ yi अपॉन n। तो ये x बार और y बार हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नाउ x बार आ गया, y बार आ गया, n हम लोगों को गिवन है, n मतलब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स हैं वो होता है स्मॉल। जब ये सारी चीजें हमारे पास में होती हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसके लिए जो पहला फॉर्मूला है बच्चों वो है स्टूडेंट्स, जो पहला फॉर्मूला है, ओके, फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो है स्टूडेंट्स रो इज इक्वल्स टू summation of x minus x bar into y minus y bar, यानी x minus x bar की वैल्यू, y minus y bar की वैल्यू और उनका प्रोडक्ट एंड देन सम डिवाइड बाय स्टूडेंट्स divide by square root of summation of x minus x bar whole square and another square root of summation of y minus y bar whole square, यानी कि x minus x bar जो कॉलम आएगा उसका होल स्क्वायर और फिर उनका सम, y minus y bar जो आएगा उसका होल स्क्वायर और उसका सम स्टूडेंट।
तो ये पहला फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालने के लिए। अब आइए स्टूडेंट जरा दूसरे फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने का वो कुछ इस तरह से क्या है। द सेकंड फॉर्मूला इज रो इज इक्वल्स टू n into summation of uv minus summation of u into summation of v divide by square root n summation of u square minus summation of u whole square, ठीक है, and square root again n summation of v square minus summation of v का whole square, ठीक है स्टूडेंट्स। where u is equals to x minus a and v is equals to y minus b, here a और b क्या है, a is equals to assumed mean for x values, okay, and b है बच्चों assumed mean for y values, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग x, ये दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब x और y की जो है छोटी वैल्यूज दी गई हो, क्योंकि देखो इसमें x बार निकालना है, y बार निकालना है और x माइनस x बार करके उनका प्रोडक्ट करके समेशन, है ना, और उसका फिर स्क्वायर करके समेशन और उसको नीचे लेना है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब बनाते हैं, यूज करते हैं जब हमारे पास में x और y की बड़ी बड़ी वैल्यूज हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए 10 या 15 से छोटी वैल्यूज अगर होती हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में x और y की वैल्यू मिलती है 50, 100, 150, 200 इस तरह की है, तो उस केस में स्टूडेंट्स हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसमें n तो आप समझ ही गए कि व्हाट इज n स्टूडेंट्स, n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। u और v हम लोग दो नए कॉलम बना लेते हैं, u is equals to x minus a and v is equals to y minus b, जहां पर a और b जो है वो assumed mean है x और y के लिए। अब assumed mean का मतलब क्या होता है? assumed mean का मतलब ये होता है, समझने के लिए इसे समझिएगा, ये जो x वैल्यूज हैं, है ना, जब हम लोग देखते हैं कि इसमें इनका अगर अर्थमेटिक मीन निकाला जाए इन x वैल्यूज का, तो वो अर्थमेटिक मीन आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब आप ये देखिए कि वो अर्थमेटिक मीन इन x वैल्यूज में से किस वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, तो जिस वैल्यू के वो ज्यादा नजदीक होगा उसे आप assumed मीन मान सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से इन y वैल्यूज का पहले मीन निकाल लीजिए, मीन हो सकता है बच्चों पॉइंट्स में भी आ सकता है, ओके, और ऐसा नंबर भी आ सकता है जो कि इनमें हो ही ना, तो आप उसकी नियरेस्ट जो भी इसकी वैल्यू हो उसे आप assumed मीन मान सकते हैं। तो ये assumed मीन लेने का तरीका है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई एक वैल्यू को लिया जा सकता है जो कि बीच में कहीं पर है, इनके बीच में, यहाँ पर बीच में हो वो नहीं, जो डेटा की शुरुआत है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू जो है उनके बीच में कहीं कोई वैल्यू हो तो उसे आप assumed मीन भी मान सकते हैं। आई रिपीट, assumed मीन का कतई मतलब ये नहीं है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके बीच की वैल्यू, assumed मीन का मतलब ये है कि इन x वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उनके बीच में कहीं पर कोई आप x वैल्यू को assumed मीन मान सकते हैं। उसी तरह y के लिए भी, तो ये assumed मीन का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को एक u कॉलम बनाना पड़ेगा, एक v कॉलम, फिर u और v का मल्टीप्लाई करके u इंटू v बनाना पड़ेगा, u को ऐड करना पड़ेगा, v को ऐड करना पड़ेगा, फिर u का स्क्वायर भी करना पड़ेगा और v का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम बनेंगे स्टूडेंट जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जब इसका यूज करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें भी 5 कॉलम बनेंगे स्टूडेंट्स। तो दोनों फॉर्मूले से में से जो भी आपके लिए सुटेबल हो आप उसका यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि आपके पास केएलसी होता है, इसलिए आप कैलकुलेशन से ना घबराते हुए कोई
अलग फॉर्मूला मतलब इन दोनों में से कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी फॉर्मूला यूज कर लोगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, है। ये तो बस मैंने एक कंडीशन बताई कि आप ऐसी ऐसी कंडीशन में इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और लेकिन अगर आप बड़ी वैल्यूज के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर लो या छोटी के लिए ये यूज कर लोगे तो कोई गलत नहीं होगा, इट इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये दो फॉर्मूले हुए स्टूडेंट्स, किसके लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आइए उसके ऊपर और बात कर लेते हैं। एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कि रो इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x and variance of y स्टूडेंट्स। नाउ कोवेरिएंस ऑफ x and y कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, कोवेरिएंस ऑफ x and y is equals to students, it's equals to students कैसे निकालते हैं कोवेरिएंस ऑफ x and y, it's a 1 upon n summation of x minus x bar and y minus y bar, ठीक है ना। ये कोवेरिएंस ऑफ x के लिए फॉर्मूला है, एंड वेरिएंस ऑफ x के लिए जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू, इसको कभी कभी इस तरह से लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर x मतलब x के लिए सिग्मा मतलब वेरिएंस ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। और उसी तरह से वेरिएंस ऑफ y अगर निकालें तो इसको सिंबल सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ y माइनस y बार होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय n। तो एक फॉर्मूला कभी कभी ये भी यूज होता है स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। तो इन तीनों फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रखिएगा बिकॉज इससे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर। तो लास्ट जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, थर्ड फॉर्मूला, इट्स अ कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y स्टूडेंट्स। और इन वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने है। और अगर इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y बन जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए तीन फार्मूले देखे। अब आइए जरा हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं और उसकी मदद से हम इन फार्मूलों का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है स्टूडेंट्स, उस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में रहती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर रो इज इक्वल्स टू +1 आता है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। रो इज इक्वल्स टू अगर माइनस आता है, -1 आता है तो इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब कि इसका मतलब ये है कि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है ना, और एक खास स्पेसिफिक रेट से घट रहा है। तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा होता है बच्चों रो इज इक्वल्स टू 0, मतलब देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y वेरिएबल्स। तो इन दो तीन चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको आसानी होगी। एक, रो हमेशा -1 और +1 के बीच में होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब 1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब -1 एंड देयर इज नो कोरिलेशन, इट मींस रो इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा, जो चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसमें अगर हम x और y का ओरिजिन चेंज कर दें, यानी कि चेंज ऑफ स्केल करें, जैसा कि वो u इज इक्वल्स टू x माइनस a और v इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू, आई अगेन रिपीट, u इज इक्वल्स टू x माइनस a और v इज इक्वल्स टू y माइनस b, जो हम कर रहे थे वो चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन करने से जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू पर और उसकी डिग्री पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। इनमें से बस एक मेन प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, क्योंकि आंसर को आप टैली कर सकते हैं अगर आपका आंसर +1 से ज्यादा या -1 से कम होता है, ठीक है। अब आइए जरा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है, calculate the
coefficient of correlation between x and y, between x and y, और हमें x y की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और मैं डायरेक्ट इसको स्टूडेंट सॉल्यूशन के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ और कॉलम वाइज लिख रहा हूँ x और y की वैल्यूज, ठीक है। हमें x दिया हुआ है बच्चों 23, 27, 28, 28, 29, 30, 31 and 33 स्टूडेंट्स, और y वैल्यूज दी हुई हैं 18, 20, 20, 27, 21, 29, 27 and 29, ठीक। तो ये x और y वैल्यूज हमें दी हुई हैं स्टूडेंट्स। अब आइए जरा हम लोग इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए काम शुरू करते हैं। देखिएगा जरा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो x और y वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें अगर आप देखें तो इसकी जो पहली वैल्यू है वो शुरुआत हो रही है 23 से और मैक्सिमम ये जा रहा है 33। मतलब 23 और 33 के बीच में जो एक नंबर आ रहा है, अगर हम चाहें तो वो 27, 28 और 29 इनमें से कोई एक नंबर ले सकते हैं अज्यूम्ड मीन के तौर पर, ठीक है। उसी तरह से y को देखिए, शुरुआत हो रही है इसमें 18 से और ये 20 फिर 21 से लेके 29 तक जा रहा है। इसके लिए हम लोग बीच में कोई अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग 27 भी मान सकते हैं, ठीक है ना, और 20 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 काफी नजदीक हो जाएगा और 27 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, 23 चल सकता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग एज्यूम्ड मीन मानेंगे पहले, है ना, और फिर इसके बाद में फिर जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर मान लें स्टूडेंट्स, क्या मान लें, मानते हैं स्टूडेंट्स, लेट u इज इक्वल्स टू x माइनस 28, है ना, यानी कि हमने 28 अज्यूम मीन मान लिया u के लिए, सॉरी x के लिए, और v इज इक्वल्स टू माना स्टूडेंट्स y माइनस 27, यानी कि 27 हमने अज्यूम मीन मान लिया। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप में से कोई अगर अज्यूम्ड मीन 21 मान के चलेगा या आप में से कोई अज्यूम्ड मीन 20 और भी कोई छोटा नंबर मतलब अनदर नंबर मान के चलेगा, इनमें से कोई, तो वो गलत हो जाएगा। नो, यू आर आल्सो करेक्ट। थोड़ा सा आंसर डिफर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स u इज इक्वल्स टू मान लिया u इज इक्वल्स टू x माइनस 28 और v इज इक्वल्स टू मान लिया स्टूडेंट्स y माइनस 27। नाउ अब u और v जब हमने निकाला तो हमें यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट 23 माइनस 28 इट्स अ माइनस 5, 27 माइनस 21 माइनस 1 and 28 minus 28 0 0, 29 minus 28 it's a 1, 30 minus 28 it's a 2, 31 minus 28 3 and it is 5, 33 minus 25 and summation of u अगर निकालेंगे तो स्टूडेंट्स it is equals to 5, summation of u is equals to 5। फिर v निकालते हैं तो 18 minus 27 स्टूडेंट्स it's a minus 9, ठीक है ना, 20 minus 27 it's a minus 7, 20 minus 27 it's a minus 7, 27 0, 21 minus 27 it's a minus 6, 29 minus 27 it's a plus 2, 27 minus 27 0 and 29 minus 27 it's a plus 2। और जब आप समेशन ऑफ v की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स तो समेशन ऑफ v is equals to आएगा minus 25। नाउ नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे u स्क्वायर, हम लोग निकालेंगे v स्क्वायर और साथ में हम लोगों को जरूरत पड़ेगी बच्चों u इंटू v की। तो जब हम लोग u और v का स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 25 1 0 0 1 4 9 एंड 25, ठीक। तो ये समेशन ऑफ u स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 60, सॉरी समेशन ऑफ u स्क्वायर इज 65 जब आप इसको टोटल करेंगे, ठीक है ना, 50 और ये 13 14 और ये 15, ठीक है, और v स्क्वायर करेंगे तो इट्स 81, ओके, इट्स 49, इट्स 49, इट्स 0, इट्स 36
it's a 4, it's a 0 and it's a 4 and summation of v square is equals to आएगा बच्चों it's a 2 to 3 स्टूडेंट्स ठीक। एंड जब u और v का मल्टीप्लाई आप जब कर देंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को मिलेगा स्टूडेंट्स क्या, आप लोगों को मिलेगा स्टूडेंट्स इट इज इक्वल्स टू u into v कर दीजिए तो इट्स 9 पंजे 45 ठीक है 7 एकम 7 ओके ये 0 ये माइनस का 6 ये 4 ये 0 और ये 10 स्टूडेंट्स। तो u into v करने के बाद में समेशन ऑफ u एंड v कर देंगे जब आप इट्स अ u एंड v तो आप लोगों को मिलेगा स्टूडेंट्स इट्स अ 60 राइट। तो ये हो गया बच्चों पूरा का पूरा कैलकुलेशन का काम फिनिश। अब आती है बच्चों बारी फार्मूले की कि हमारे पास में फार्मूला क्या है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है स्टूडेंट्स है ना, मतलब ये शॉर्टकट मेथड है। तो बाय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, नाउ therefore लिखेंगे नॉट बाय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। रो के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास, रो इज इक्वल्स टू है समेशन ऑफ u into v माइनस समेशन ऑफ u into समेशन ऑफ v एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ u स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ u का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ v का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स ठीक। और जब ये सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज मिस कर गया, यहाँ पर n आता है और यहाँ पर n आता है और यहाँ पर n आता है और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है here n is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 n is equals to 8 है स्टूडेंट्स। तो n is equals to 8 है। अब सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स फार्मूले में रखिए तो रो इज इक्वल्स टू, शॉर्ट में लिखूंगा जरा थोड़ा, रो इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इसकी वैल्यू 60 है और n की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो 8 into 60 स्टूडेंट्स uv, यस इट्स 8 into 60 तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 8 into 60 माइनस u and v, तो u and v की वैल्यू कितनी है, इट्स अ +5 and -25 तो ये 5 and -25 एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पहले क्या आता है स्टूडेंट्स 8 इनटू समेशन ऑफ u स्क्वायर, तो समेशन ऑफ u स्क्वायर की वैल्यू 65 माइनस u का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये समेशन ऑफ u का स्क्वायर मतलब 25 एंड नाउ अगेन स्क्वायर रूट n यानी कि 8 इनटू समेशन ऑफ v स्क्वायर की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास में yes 2 to 3 एंड माइनस समेशन ऑफ v का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर जब आप करेंगे स्टूडेंट्स तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 ठीक है। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स ये तो रहा फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के बाद रिजल्ट। और जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स तो रो की वैल्यू आएगी इट्स 0.80 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में रो की वैल्यू आई है इस सब कैलकुलेशन के बाद में स्टूडेंट्स ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ रो फाइनली 0.8 और ये जो रो की वैल्यू है ये +1 -1 के बीच में ही है, इट मींस दैट कि हम सही रहा था। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो x और y वैल्यूज हमें दी हुई थी उनके लिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकाला और हर तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप यही कांसेप्ट यूज करेंगे। ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसको हर क्वेश्चन के लिए आप यूज कर सकते हैं जूम में निकाल के। तो हमने सबसे पहले जो x वैल्यूज दी थी जो y वैल्यूज दी थी उनके लिए एक एक अज्यूम्ड मीन चूज करा। अज्यूम्ड मीन लेने के बाद में हमने u कॉलम बनाया, u is equals to x minus 28 यानी जो भी assumed mean है वो, and v is equals to y minus assumed mean of y values। तो हमारे पास में u कॉलम आया, v आया, फिर हमने u स्क्वायर बनाया, u का स्क्वायर करके, v स्क्वायर बनाया, v का स्क्वायर करके और u into v, u और v का मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज का सम किया स्टूडेंट्स। हमारे पास में जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला है n into summation of uv minus summation of u into summation of v अपॉन में n into summation of u square minus summation of u का whole square again square root of n into summation of v square minus summation of v का whole square। इसमें सारी वैल्यूज रखी, n की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया एंड फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ रो 0.80। तो आप
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा अज्यूम्ड मीन को लेते समय ऊपर नीचे थोड़ा सा अगर हो जाता है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जैसे बुक में दिया है अज्यूम्ड मीन वैसे ही माने, आप थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे मान लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू विल गेट राइट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। अब जरा देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड कुछ अदर टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। आइए देखते। क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन if given covariance, okay, covariance of xy is equals to 420 sigma x square, okay, sigma x square is equals to students, sigma x square is equals to 444, sigma y square is equals to 444. तो दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और मान लीजिए कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना पड़े और आपको ये वैल्यूज गिवन है, तो आपको इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? थर्ड वाला स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सिंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? रो इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 420 स्क्वायर रूट ऑफ 444 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 444। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब ये तो रहा फॉर्मूला और आपने डायरेक्ट इसमें वैल्यूज रख दी, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको दिया था यानी कि वेरिएंस, सिग्मा वाई स्क्वायर यानी वेरिएंस ऑफ वाई दिया था, इनकी वैल्यू डायरेक्ट फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करा, कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो फाइनली आएगी इट्स 0.946। तो दिस इज रो। तो इस फार्मूले के यूज से बहुत ही चंद सेकंड्स में आंसर आ जाता है, और ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ कभी-कभी एक और इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है बच्चों, मैं उसके ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये इसमें पूछा है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूजिंग फॉलोइंग डेटा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स n is equals to 10, summation of x is equals to 55, summation of y is equals to 40, summation of x square is equals to 385, summation of y square is equals to 192, and summation of x plus y whole square is equals to 947। ये हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें समस्या ये है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जिसमें ये सारी वैल्यू फिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने रो का पढ़ा हुआ है, रो इज इक्वल्स टू क्या, सिंस रो इज इक्वल्स टू आपने ये जो पढ़ा है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। जब आप इसमें x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n एंड y बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ y अपॉन n सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट होके ऐसा बन जाता है। कैसा? इट्स अ रो इज इक्वल्स टू n summation of xy minus summation of x into summation of y and divide by square root of n summation of x square minus summation of x whole square and square root of n summation of y square minus summation of y का whole square। तो इस तरह से
स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बदल जाता है। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है स्टूडेंट्स कि इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे करें। हमारे पास समेशन ऑफ x इंटू वाई है नहीं है, n तो है, समेशन ऑफ x भी है, y भी है, x स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी है, ये सब है, लेकिन ये समेशन ऑफ xy नहीं है हमारे पास। तो इस समेशन ऑफ xy की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमें स्टूडेंट्स ये हिंट किया हुआ है। ठीक, हम इसकी मदद से निकालेंगे। कैसे, क्योंकि देखो समेशन ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें दिया है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये होता है बेसिकली समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, a प्लस b के होल स्क्वायर से। अब समेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो इट बिकम समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एक्स वाई। अब हमें तो ये निकालना है और हमें ये वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। ये 947 दिया है, इट्स अ 947 is equals to summation of x square students 385 और ये 192, तो it's a 385 plus 192 plus summation of xy। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो summation of xy is equals to आएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, summation of xy की जो वैल्यू है वो आएगी, ओके मैं यहाँ कुछ मिस्टेक कर गया हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 आता है, तो it's a 2 and it's a 2 and it's a 2, a plus b का होल स्क्वायर ही भूल गए ना, तो ये 2 and 2, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इट इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर आएगा ये 2 और हमारे पास में जो इसकी वैल्यू आएगी 2 ऑफ समेशन ऑफ एक्स वाई, इट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 370 स्टूडेंट्स। और जब आप समेशन ऑफ एक्स वाई निकालेंगे स्टूडेंट्स, इट्स अ 1, इट्स अ 8 एंड इट्स अ 5, तो इट्स अ 185, तो समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आएगी 185। अब स्टूडेंट समेशन ऑफ एक्स वाई आ गया है, उसे यहाँ रखिए, n रख दीजिए, समेशन ऑफ x रख दीजिए, समेशन ऑफ y रख दीजिए, n रख दीजिए, समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये सब वैल्यूज स्टूडेंट्स आपको दी हुई हैं। समेशन ऑफ x दिया है, समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ये सारी वैल्यूज रखिए, और जब आप इसमें ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली आपके पास में जो आंसर आएगा, रो की जो वैल्यू आएगी, तो रो इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास में माइनस 0.6812, इसे खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन डेटा के लिए कैसे निकाला जाता है, किस टाइप के उसमें प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, 4 टाइप के फॉर्मूले हो गए हैं बच्चों इसको मिला के, तो इन चारों फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज इससे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अपनी क्वेरीज आप हमें भेज सकते हैं, हम जल्द से जल्द उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। आपके पेपर नजदीक है इसलिए खूब मेहनत करिए, एंड हम जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपके सामने होंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम लोग रैंक कोरिलेशन के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप खूब प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।